नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 3 अक्टूबर एंड आज के सेशन में हम लोग 2 और 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स एनालिसिस को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबके सामने आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ इस न्यूज़ का एनालिसिस को। मेरा नाम शुभदीप और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले असम ट्रिब्यून से यह एनालिसिस। जब आप असम ट्रिब्यून का आज का एडिटोरियल का पेज खोलेंगे तो आपको एक एडिटोरियल दिखेगा जहाँ पे ओपन स्पेसेस के बारे में बोला गया है। नाउ कहा जा रहा है, न्यूज में क्या था दैट कहीं ना कहीं दुनिया भर में, ऑफ कोर्स इंडिया में भी, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री राइट, जहाँ पे हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में जा रहे हैं। डेवलप्ड स्टेज में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स अर्बनाइजेशन भी ज्यादा हो रहा है, और अर्बनाइजेशन होने के कारण जो ओपन स्पेसेस है ना, जैसे बाग बगीचा, जैसे आप देख लोगे यहाँ पे बिल्डिंग सबको बने हुए दिख रहा है, बट ये वाला एरिया क्या है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ पे गार्डन्स बनी हुई है, पार्क बने हुए, दीज आर कॉल्ड ओपन स्पेसेस। कहा जा रहा है ओपन स्पेसेस जो है दुनिया भर में घट रहा है। वही बोला गया, इन द सिनारियो ऑफ डिक्रीजिंग ओपन स्पेस द ओपनिंग ऑफ बॉटनिकल गार्डन, जो क्या 36 बीघा में हुआ है और जिसमें 25 एकड़ ऑफ वाटर बॉडी भी है, तो वो एज अ इट हैज कम एज अ रिलीफ, ऐसा बोला जा रहा है राउट ना। ग्रीनरी एंड ओपन स्पेसेस, ये अनडाउटेडली कोई भी रीजन अगर डेवलप हो रहा है, कोई भी शहर अगर डेवलप हो रहा है, इट इज वेरी मच एविडेंट दैट शहर अगर होगा तो सब जगह, अगर घर 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 ही होगा तो बच्चे खेलेंगे तो खेलेंगे कहाँ, है ना। या फिर लोग जो अपने मेडिटेशन अगर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स घर का इन्वायरमेंट एंड एक बाग बगीचा एंड पेड़ पौधे, घास फूस, इसका इन्वायरमेंट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट राइट। इसीलिए बोला गया ग्रीनरी या फिर ओपन स्पेसेस की अगर बात करें, यस बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल, रेजिलियंट और इंक्लूसिव सिटीज। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, WHO ने ये बोला, एंड दिस डेटा आई वांट यू टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई हैड हाइलाइटेड दिस मच। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली बोला है दैट एट लीस्ट 15% जो हमारे सिटी के टोटल एरिया है वो ओपन स्पेस होना चाहिए। ध्यान दे देना, 15 स्पेस, बट क्या सारे सिटीज है? नहीं, मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज जो है फॉल बिलो दिस लिमिट, और इसमें गुवाहाटी भी कोई अछूता नहीं है। गुवाहाटी में भी 15% से कम एरिया है जो क्या ओपन स्पेसेस में है ना। और यस, इसका मेन जो रीजन बताया जा रहा है वो है बर्ग्यूनिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन इज वन ऑफ द मेजर रीजन, बिकॉज ऑफ दैट इंक्रोचमेंट जो हो रहा है। जैसे वेटलैंड्स ही देख लो, वो क्या था पहले, तो ओपन स्पेसेस में ही वो आता था ना, क्योंकि वो वाटर बॉडी है यार, है ना। और ये ओपन स्पेस क्लियरली लिखा हुआ है ना दैट ऐसे रेजिडेंट जैसे पार्क, उससे अगर पौधे, अगर तालाब, वो भी ओपन स्पेस का कैटेगराइजेशन में आ रहा है राइट। सो अगर हम लोग उसको भी खत्म कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो डिक्रीज इन ओपन स्पेस ऑनली राइट। और रियल एस्टेट जो डेवलपमेंट, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो कैरी आउट किए जाते हैं, यस दे आर मेजर कॉज रिगार्डिंग डिक्रीमेंट ऑफ ओपन स्पेसेस। जो क्या, ये अगर सेटलमेंट ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, यस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज पर से राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्यूआर कोड्स इन नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम सेक्टर। NEHHDC ने अनवील किया। NEHHDC स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने अनवील किया है क्यूआर कोड नॉर्थ ईस्ट के हैंडलूम प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। और यस, ये कहा जा रहा है ये पायनियरिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे जो हैंडलूम सेक्टर है उसको इनडायरेक्टली डिजिटाइज किया जा रहा है राइट। सो यस, वही बोला गया दैट ये जो है इनिशिएटिव, ये इट इज रिस्पॉन्डेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसका एम है दैट कैसे रिवोल्यूशनाइज किया जाके रीजन का हैंडलूम इंडस्ट्री को। और इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप्स को। यस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे क्यूआर कोड और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप तो वो चला ही हुआ आ रहा है राइट नाउ। प्रोजेक्ट का अगर पोटेंशियल देख लीजिएगा, यस इसका पोटेंशियल है टू ड्राइव द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑफ द हैंडलूम इन इंडियन सेक्टर ओवरऑल राइट। और अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, यस ये जो है, ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका अगर ऑब्जेक्टिव को हम लोग फोकस करें, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, इन्होंने ही तो इंट्रोड्यूस किया ना, तो यस इनका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ट्रेडिशनल क्राफ्ट, वो तो है ही अनडाउटेडली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, बट साथ ही साथ ये ऑफर करता है सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल या फिर मार्केटिंग असिस्टेंस भी हैंडलूम सेक्टर को प्रोवाइड करता है। क्राफ्टमैनशिप ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को कंज्यूमर तक कैसे कनेक्ट करना है, यस यही लोग जिम्मेदार इनका उठाया हुआ है। ये ऑफर करते हैं यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस कंज्यूमर्स को, और ये सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल आर्टिशंस को, जिससे क्या वो बढ़ के बड़े हो सके, वो एंटरप्रेन्योर बन सके इस सेक्टर में। और साथ ही साथ वैसे कोऑपरेटिव भी जो कि इन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। और यही नहीं, ये ट्राई भी करते हैं दैट कैसे इंप्रूव किया जाए द क्वालिटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्योंकि अगर सोचो कोई क्राफ्ट्स का अगर क्वालिटी इंप्रूव किया जाए तो फ्यूचर में उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग
भी दिया जा सकता है, जिसकी फ्यूचर में अगर देख लीजिएगा उनका मार्केट में अगर सेल भी देख लीजिएगा स्काई रॉकेट किया जा सकता है, राइट ना। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के बारे में, और यहाँ पे मैं बात करूंगा टोटो लैंग्वेज के बारे में। एक्चुअली एक डिक्शनरी जिसका टाइटल है टोटो शब्द संग्रह, इसको रिलीज किया जा रहा है विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग टोटो लैंग्वेज। ना सवाल होता है टोटो लैंग्वेज है क्या? देखो ये है टोटो लैंग्वेज की नीति, अगर देख लोगे। यस, और टोटो लैंग्वेज किस किस पार्ट में बोला जाता है? यस, ये देखो वेस्ट बंगाल का ये वाला पार्ट और भूटान का ये वाला पार्ट के कुछ कुछ लोग हैं जो क्या इस टोटो लैंग्वेज को बोलते हैं। रफली बोला जा रहा है दैट टोटो लैंग्वेज की अगर बात करें, बहुत ही माइन्यूट स्पीकर्स इसके बचे हुए हैं, ज्यादा स्पीकर्स के बचे नहीं हुए। टोटो लैंग्वेज एक सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है जिसको प्राइमरली स्पीक किया जाता है ओरली, और करंटली इसको लिखा भी जा रहा है इन द बंगाली स्क्रिप्ट। एंड ये जो स्क्रिप्ट जो टोटो है ना, वो वैसे डेवलप किया गया था 2015 में, है ना, बाई धनी राम टोटो, जो कि एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी के मेंबर थे। बट मोस्ट ऑफ द टोटो स्पीकर्स स्टिल यूज बंगाली स्क्रिप्ट, या फिर हम लोग बोलते हैं ये अभी भी बंगाली में ही राइट करते हैं। वो अपने स्क्रिप्ट जो क्या 2015 में इन्वेंट किया गया उसको अभी भी यूज नहीं कर रहा है। तो ये जो है एक ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी है जिसमें टोटो वर्ड्स को बंगाली और इंग्लिश दोनों में लिखा जा रहा है, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द वाइडर ऑडियंस एज द टोटो स्क्रिप्ट इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्राइब्स is more familiar to the Bengali script. मतलब वहाँ के जो लोग हैं they are more familiar to the Bengali script rather than the Toto script, right? So but उसको preservation के लिए yes ये एक्टिविटी भी की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए पर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ई कैबिनेट सिस्टम। मुझे याद है मैंने पास में इस कैबिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस भी किया था दैट अरुणाचल प्रदेश ने ई कैबिनेट सिस्टम को अडॉप्ट किया, बट ये फिर से न्यूज में है क्योंकि इस बार एक नए स्टेट दैट इज त्रिपुरा, जी हाँ, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया फाइनली ई कैबिनेट सिस्टम अगरतला में, जिससे त्रिपुरा इंडिया का 4th इंडियन स्टेट बन चुका है ना, और सेकंड हो चुका है नॉर्थ ईस्ट में जिसने ये डिजिटल इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया है ना। बोला जा रहा है ई कैबिनेट सिस्टम के साथ ऑल द फ्यूचर कैबिनेट मीटिंग्स जो है ना स्टेट में, उसको कंडक्ट किया जाएगा विदाउट पेपर डॉक्यूमेंटेशन, जो कि ऑफ कोर्स पेपर अगर कम यूज कर रहे हैं मतलब क्या लोग ज्यादा पेड़ पौधे को कम काट रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हुआ, ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस करेगा। और ये ई कैबिनेट जो एप्लीकेशन है ये इनेबल करेगा अपलोडिंग द कैबिनेट मेमोज जिसमें डेट, टाइम स्टैम्प्स, मिनिस्टर्स की सब कुछ इंप्लीमेंट होगा, और अगर चाहे तो मिनिस्टर जो उनको जो दिया जाता है ना अप्रूवल के लिए, वो सब इन चीजों को ऑनलाइन भी अप्रूव कर सकता है। ये फैसिलिटीज बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी। इंडिया में अगर देख लोगे चौथा स्टेट बन गया त्रिपुरा जिसने ये अडॉप्ट किया है, जिसमें बाकी 3 के स्टेट्स कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल, राइट। बाकी 3 के स्टेट्स है, चौथा है हमारा त्रिपुरा, जिसमें ये त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का सेकंड स्टेट बन चुका है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, रिमेंबर इट, राइट। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हम लोग मनरेगा सोशल ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सोशल ऑडिट यूनिट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ना फॉर डिटेक्टिंग करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस इन मनरेगा स्कीम, राइट, देखा जाए दैट वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। सो मनरेगा स्कीम तो आपको पता है दैट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या फिर एक्ट, ये इस एक्ट के तहत बेसिकली एक सिस्टम आया था जिसके तहत अनस्किल्ड काम बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा लोगों तक जिनके पास ऑफकोर्स जॉब का एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, और अगर नहीं उसको प्रोवाइड किया जा सके, अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो यस सरकार कुछ अलाउंसेस भी उन लोगों को प्रोवाइड करेगी, राइट। सो मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक लार्जेस्ट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है हमारे दुनिया में, जी हाँ दुनिया में, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गया इंडिया, राइट। और इसको इंप्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, एंड इट इज बेस्ड ऑन द एक्ट ऑफ मनरेगा जो क्या 2005 को पास किया गया था, जिसके तहत कहीं ना कहीं राइट टू वर्क का एक प्रोविजन इनडायरेक्टली दिया गया था। इसका मेन एम क्या था दोस्तों? देखो मेन एम अगर देख लोगे लाइवलीहुड सिक्योरिटी, लोगों को जॉब का गारंटी दिया जा रहा था, जिसमें बोला गया था गारंटी 100 डेज, 365 डेज होता है ना, उसमें 100 डेज का तो जॉब का गारंटी उन्हें मिलेगा ही ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर, है ना। और मनरेगा के अंदर वर्क को जो है आपको 15 दिन के भीतर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर नहीं दे पाए 15 दिन के भीतर काम, तब आपको वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता जिसको हिंदी में कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपका नहीं दे पा रहे हो ना, से फॉर एग्जांपल, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे उनको ऐसे फ्री में देने पड़ेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, यार नहीं गई फ्री में क्यों पैसे दे रही, कुछ काम करवा के पैसे देते है ना। हाँ वो काम अनस्किल्ड होता है, ऐसा नहीं दैट आपको आईटी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में लगा देगा, नहीं नहीं नहीं,
आपको सिंपली नॉर्मल जैसे लेबर के काम, ये सब जो काम होता है वो सब काम अनस्किल्ड जो कि कोई भी कर सकता है वो काम करवाया जाएगा। ग्राम सभा जो है इसको प्रिंसिपल फोरम है फॉर द वे सीकर्स टू रेज देयर वॉइसेस एंड मेक डिमांड्स। और सोशल ऑडिट की अगर बात करें ऑफ मनरेगा, इट वर्क्स इज मैंडेटरी, दैट इज सोशल वर्क अनडाउटेडली मनरेगा में मैंडेटरी। जैसे सोचो कोई मनरेगा में आपने कोई एक कुआं बनाया या फिर आपने एक रोड बनाया, राइट, इस टाइप क्या है, आप ऐसा तो नहीं ना कुछ भी बना के चले जाओगे, उसमें सोशल ऑडिटिंग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोशल ऑडिटिंग क्या होता है, जैसे सोचो कंट्रैक्टर ने रोड बना दिया है ना, अब रोड अगर बनाए कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा मिला उस रोड बनाने का, सो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए मिला, बट कॉन्ट्रैक्टर ने कितने रुपए में उस रोड को बनाया, 2 करोड़ रुपए में, बाकी 98 करोड़ उसके पॉकेट में। अब 2 करोड़ में अगर रोड बनेगा तो कैसा क्वालिटी होगा भाई, समझ जाओ ना। वो अगर रोड अगर से फॉर एग्जाम्पल 80 करोड़ या फिर 90 करोड़ का होता तब शायद लगता हाँ चलो अच्छा रोड बना है, बट अगर 2 4 5 करोड़ में अगर रोड बनेगा, बाकी सारे पैसे अगर आपके पॉकेट में घुस रहे तो सोच के देख लो, आप समझ जाओ दैट किस क्या क्वालिटी उस रोड का होगा, राइट। तो अब मनरेगा का मतलब क्या है, ये सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या, उस रोड का वहां के सोसाइटी वाले देखेंगे दैट यस एक्चुअली में क्या, उस टेक्नीशियन को बुला के देखा जाएगा दैट क्या रियल रोड अच्छा है क्या नहीं। अगर अच्छा नहीं है तो फिर से उसको जो पैसा दिया जाएगा ना वो अलॉटमेंट कैंसिल भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल जिससे पैसों को रिकवर किया जाता है सोशल ऑडिट के थ्रू, अगर वो काम अच्छा नहीं हो तो, राइट। तो उसी के बारे में अभी का न्यूज था ना। इसमें अभी एक्चुअली में क्या न्यूज था दैट ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में अगर देख लीजिएगा वो क्या है दैट ये फ्लैग किया गया दैट बहुत सारे मिस अप्रोप्रिएशन फ्लैग किए गए ऑफ ओवर 27 करोड़ फ्लैग किए गए थे, जिसमें 1 करोड़ को रिकवर किया गया है, बट अभी भी बहुत मतलब सिर्फ 14% ही रिकवर हुआ, अब तो 20% तो अभी भी बाकी है। सेवरल स्टेट ने तो जीरो केसेस, मतलब सारे अच्छे हैं उनके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो रिकवरीज, है ना। मतलब वही ना दैट काम ही मतलब ऑफ कोर्स अगर जीरो रिकवरी हो रहा है इसका मतलब क्या, आप काम कर नहीं कर रहे हो ग्राउंड लेवल में, है ना। सो वही बोला गया दैट दिस सिचुएशन हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ मनरेगा एंड ऑडिट प्रोसेस एंड इट्स एबिलिटी टू कॉम्बैट द करप्शन इफेक्टिवली। सोशल ऑडिट्स यूनिट्स के बारे में अगर बात करें, या सोशल ऑडिट यूनिट जो है इसको मैंडेट किया जाता है बाय मनरेगा एक्ट, एंड ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफाइंग मैल प्रैक्टिसेस, वो भी इंडिपेंडेंटली ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। हाउएवर अगर बात करें देयर परफॉर्मेंस हैज बीन हैम्पर्ड, कैसे, बाय इनएडिक्वेट फंड, बस फंड की प्रॉपर्ली कमी है ना, ट्रेनिंग पर्सनल, ये सब की कहीं ना कहीं कमी देखते हुए अल्टीमेटली वी कैन से दैट यस इस सोशल ऑडिट्स में जो है प्रॉपर चीजें एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इंडिया ने रिटेन किया 40th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नाउ ये रैंकिंग जो है कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट कर रही है टू इंडिया का वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर, है ना, इनोवेशन इकोसिस्टम, नॉलेज कैपिटल इंडिया बन गया है दुनिया में अगर देख लीजिएगा तो, यस कंट्रीब्यूट कर रहा है कहीं ना कहीं पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी अलग अलग सेक्टर में कंट्रीब्यूट अच्छे से किया जा रहा है। एंड इंडिया ने मेंटेन किया अपना टॉप पोजीशन इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, और साथ ही साथ सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप में अगर देख लीजिएगा रीजन में, तो यस इंडिया हैज मेंटेन इट्स टॉप पोजीशन। अच्छा वहीं पर अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करें तो यस ये ग्लोबल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। इसमें 132 देशों की इकोनॉमीज बेसिकली को देखा जाता है ऑन द इनोवेटिव कैपेबिलिटीज, जिसमें दुनिया में अगर देख लोगे सबसे ज्यादा इनोवेटिव कौन है, स्विट्जरलैंड, यस दे हैव सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द इंडेक्स, और उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ही है। बट एक चीज जरूर देख लीजिएगा, चाइना में कितना पोजीशन, 12, जो क्या अमंग द मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स इकोनॉमीज में अगर देख लीजिएगा यस टॉप में लाई कर रहा है, और कोई भी टॉप 30 में कोई भी और देश नहीं है चाइना को छोड़कर, राइट। तो अनडाउटेडली चाइना अगर इस सेक्टर में देख लीजिएगा बहुत आगे है चाइना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल शिपिंग एमिशंस के बारे में। ग्रीन हाउस क्यों न्यूज में था, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होता है इंटरनेशनल शिपिंग के द्वारा वो इंक्रीज हुआ है बाय 20% ओवर द लास्ट डेकेड। लास्ट के 10 साल से देख लीजिएगा अभी इंक्रीमेंट हमें 20% का देखने को मिल रहा है, और ये बोला गया अकॉर्डिंग टू यूएनसीटीएडी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो शिपिंग इंडस्ट्रीज अगर ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा एमिशन, मतलब ये जो शिप्स चलती है ना इसके द्वारा जो एमिशन किया जाता है यही शिपिंग इंडस्ट्रीज का एमिशन बोला जा रहा है, राइट। अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ कुछ फैक्ट्स दिए हुए, यू शुड नो अबाउट दीस फैक्ट्स बिकॉज व्हिच इट माइट हेल्प यू इन राइटिंग एनी पोल्यूशन रिलेटेड आंसर्स और समथिंग लाइक दैट, राइट। शिपिंग इंडस्ट्री अगर देख लीजिएगा इट अकाउंट फॉर नियरली 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और मोर देन 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम। देख लोगे ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम का 80% से भी ज्यादा और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी करता है वो, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल करता है। एंड सेक्टर कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहा है ट्रांजेक्शन टू द ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, क्योंकि देखो
98.8% जो ग्लोबल फ्लीट बोला जा रहा है ना, वो अभी भी कन्वेंशनल फ्यूल से ही चल रहा है। इनफैक्ट बहुत एक माइन्यूट परसेंट, यहाँ पे क्या 98 मतलब 1.2% बचा। तो 1.2% जो है वो अभी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स ही सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, मात्र 1.2%। और ऑल्टरनेटिव फ्यूल में भी एलपीजी लेगो है ना, एलएनजी दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बैटरी या फिर हाइब्रिड या फिर मिथेनॉल के थ्रू चल रहा है। बट मेजर जो है अभी भी हमको ये डेटा जरूर से याद रखना पड़ेगा। और इस एमिशन को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने टारगेट भी सेट किया है ऑफ अचीविंग नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय अराउंड 2050 एंड इट एम्स टू इंश्योर दैट जीरो और नेट जीरो ग्रीन हाउस fuel represent at least 5% of the energy which is used by international shipping, that too by the year 2030, right? ये सब चीज बोला गया। नेक्स्ट चीज बोला गया न्यू एशियन पैंगोलिन स्पीशीज के बारे में। एक्चुअली रिसर्चर्स ने एनालाइज किया है दैट एक पैंगोलिन स्केल्स जो है उसको एक नया पैंगोलिन, बेसिकली बहुत जगह देखो पैंगोलिन ऐसा एक स्पीशीज होता है ना, ये है पैंगोलिन स्पीशीज, और एक ऐसा स्पीशीज जिसके इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा होती है, राइट? अब क्या किया है रिसर्चर्स ने, कुछ कुछ स्केल्स पैंगोलिन स्केल्स को जो ट्रेड किया जाता है ना इलीगली, उनको कॉन्फिस्केट करके पाया है, आइडेंटिफाई किया है नया और डिस्टिंक्ट पैंगोलिन स्पीशीज जिसका नाम है मैनिस मिस्टेरिया, राइट? और इसके डीएनए एनालिसिस के थ्रू, मतलब इन स्केल्स के डीएनए एनालिसिस के थ्रू मिला है ना। ये डिस्कवरी कहीं ना कहीं मार्क करता है विद 9th नोन स्पीशीज ऑफ पैंगोलिन, मतलब इससे अभी से पहले 8 था, अभी 9th हो गया, राइट? पैंगोलिन्स अगर देख लीजिएगा, इसको पोच बेसिकली किया जाता है उनके मीट के कारण, उसके स्किन के कारण, इसके जो बाहर में ये स्केल्स देख रहे हो ना, इन स्केल्स के कारण इससे बहुत सारे बैग्स बनते हैं। जी हाँ, बहुत बैग्स बनता है, बहुत महंगे महंगे होते हैं, राइट? है ना? तो वही बोला जा रहा है दैट ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके डिमांड जो है ना बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? वियतनाम, चाइना, यूएस, इन जैसे कंट्री में। एंड दिस हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। यहाँ इन्हीं के कारण इसके पॉपुलेशन पे भी हमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला है। पैंगोलिन्स के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस कर ले तो यस, पैंगोलिन्स आर द अमंग मोस्ट वर्ल्ड ट्रैफिक्ड वाइल्ड मैमल्स ग्लोबली। इंडिया में दो टाइप के पैंगोलिन स्पीशीज देखने को मिलता है, जिसमें इंडियन पैंगोलिन है जो कि ऑफकोर्स सब कॉन्टिनेंट के अक्रॉस सब जगह मिलता है, बट एक है चाइनीज पैंगोलिन जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन पैंगोलिन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडेंजर्ड है ना। और ये इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये तो पता होना चाहिए ना आईयूसीएन का रेड डेटा लिस्ट के थ्रू, है ना भाई? ये सब नहीं पता है तो फिर मुश्किल है यार, आपको बहुत बार ये सब चीजें मैंने बोला। एनीवेज, ये लेकिन लार्जली साउथ एशिया के अलोंग ही हमें देखने को मिलता है। बोथ द स्पीशीज, ये जो दोनों स्पीशीज है, ये इंडिया के शेड्यूल 1 में इंक्लूड है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, जिसका मतलब क्या होता है? मोस्टली आर इंडेंजर्ड, है ना। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इंक्लूड होने का मतलब क्या है? दैट उसको अगर पकड़ा जाए या फिर इलीगल ट्रेड किया गया तो उसके लिए जेल टर्म है फॉर दोस्त जो क्या इसको हंट कर रहे हैं, है ना। एंड यस, उसके बाद इकोलॉजिकल इसका इंपॉर्टेंस तो इसका है ही, क्योंकि ये वाइटल रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक सिस्टम मैनेजमेंट में, क्योंकि यस ये सॉइल के मॉइस्चर को एरेशन करने में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, मतलब फ्री की इकोलॉजिकल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिल सकते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में विद न्यू सेट्स ऑफ करंट अफेयर मॉड्यूल्स। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।